वेलकम टू सुपीरियर प्लस। ये है हमारा इस चैप्टर क्वांटम फिजिक्स का आखिरी लेक्चर जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। इससे पहले हमने एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स वो सारे कर लिए और साथ में इस चैप्टर की डिटेल में सारे लेक्चर्स भी हमने रिकॉर्ड किए थे और सब आपको बताया था, सब चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की थी। अब ये आखिरी लेक्चर है, तो ये वाला लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहिए जो मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, और बाकी सारे चैप्टर के फिजिक्स के और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी, बायो, केमिस्ट्री, एम कैट, ई कैट, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर लें, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक होगी, वो ज्वाइन करके आपको ये सारे नोट्स फ्री में मिल जाएंगे और साथ में पास पेपर्स, गेस्ट पेपर, सब चीज़ें फ्री में, सारे सब्जेक्ट्स के और सारे चैप्टर्स के। तो अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो देखें, पहला न्यूमेरिकल है यार, सन सरफेस टेम्परेचर। ठीक है, सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो है कितना, हमारे केल्विन में दिया हुआ है 5700 केल्विन। अब कितनी पावर रेडिएट हो रही है, अब ये पावर और टेम्परेचर किए हैं, पावर एंड टेम्परेचर। इससे आपको याद आ जाना चाहिए हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। उससे क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है P इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय टी टू द पावर 4। और उसमें ए हमारा क्या है, ए है हमारा 4 पाई r स्क्वायर, जिसमें से r है हमारा रेडियस। रेडियस किस चीज़ का, यहाँ पे बात हो रही है सन की, उसके रेडियस की। और सन का रेडियस कितना है, 6.6 टाइम्स 10 टू द पावर 8, 6.96 टाइम्स 10 टू द पावर 8। और ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे प्लग इन करेंगे। सिग्मा की वैल्यू हमें पता है यार, वो है 5.67 टाइम्स 10 टू द नेगेटिव 8 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई, फिर मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमने यहाँ पे डाल दिया उसकी जगह, वो हमने प्लग इन कर लिया और उसको स्क्वायर कर लिया, और फिर मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5700। ठीक है, इनको हमने टू द पावर 4 कर लिया। ये सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 3.6 टाइम्स 10 टू द पावर 26। और इसका जवाब यही है। यहाँ पे इसका ख्याल रखें, ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पावर नहीं है, ये पावर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, ये गलत चीज़ यहाँ पे लिखी है, ये इंटेंसिटी है। ठीक है, ये पावर हो गई हमारी यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। फिर आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में गिवन दैट द डिस्टेंस टू द अर्थ इज 200 सन रेडिया। इसका मतलब क्या है कि हम सन का रेडिया जो हमने लिया था ना 6.96 टाइम्स 10 टू द पावर 8, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 200 कर लें, तो ये हमारा डिस्टेंस है किधर से लेके किधर तक, अर्थ से लेके सन तक। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पावर पॉसिबल फ्रॉम 1 स्क्वायर किलोमीटर सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन। तो ये हम यहाँ पे गए, हमने देखा कि यार इंटेंसिटी हमारी, इसका फॉर्मूला क्या है, 4 पाई d स्क्वायर, इसको डिवाइड कर लिया हमने बाय पावर। ठीक है, और d हमारा कितना है, डिस्टेंस इतना सा हो गया। अब हमने यहाँ पे प्लग इन कर ली वैल्यूज, पावर हमें दी हुई है, ये हमने पार्ट 1 से पावर निकाली और ये हमने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, और इसको हमने डिवाइड बाय किससे कर लिया, 4 पाई। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 200 टाइम्स 6.696 टाइम्स 10 टू द पावर 8 स्क्वायर। ये कैसे आया, ये हमने यहाँ से डिस्टेंस निकाला था और ये हमें दिया हुआ था रेडियस। ठीक है, ये हमने कर लिया और उससे हमारे पास फिर आंसर आ रहा है इंटेंसिटी का 1.3 टाइम्स 10 टू द पावर 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए, सवाल में लिखा हुआ है कि कितनी पावर आ रही है फ्रॉम 1 स्क्वायर किलोमीटर, और हमारे पास क्या है, मीटर स्क्वायर। इसको हमें किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारा आ गया। क्योंकि 1 किलोमीटर हमारा किसके बराबर है, वो है 1000 मीटर, मतलब 1 टाइम्स 10 टू द पावर 3 के बराबर। ठीक है, ये इतने मीटर हो गए। अब इसको हम स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, और ये हमारा 1 टाइम्स 10 टू द पावर 6 हो गया। और वही चीज़ हमने यहाँ पे इधर डाल दी, और उससे हमारा किलोमीटर स्क्वायर भी हट गया क्योंकि हमने सिर्फ एक ही किलोमीटर स्क्वायर ले लिया। तो उससे है ना, कि हमने यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर लिख दिया और डिवाइड, और ये हमारा वॉट और ये किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे आ गया, और इससे हमारा आंसर आ गया 1.3 टाइम्स 10 टू द पावर 9 वॉट्स। ये हमारी पावर हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे है ना, वो आंसर नहीं लिखा हुआ, ये है ना पार्ट सी का आंसर है, पार्ट बी का लिखा नहीं हुआ, और ये हमारा आंसर है। तो ये पावर हो गई हमारी। फिर आते हैं पार्ट 3 में, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। तो देखें, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, लैम्डा मैक्स किसके बराबर है, बी डिवाइड बाय टी, वेयर बी हमारी है 2.9 टाइम्स 10 टू द नेगेटिव 3 मीटर्स पर केल्विन। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू यहाँ पे बी की डाल दी, और टेम्परेचर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 5700 है। ये सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 5.1 टाइम्स 10 टू द नेगेटिव 7 मीटर, या 510 नैनोमीटर, और यही हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन 2 पे।
क्वेश्चन 2 में क्या कहते हैं कि टेम्परेचर ऑफ योर स्किन इज अप्रोक्सीमेटली 32 डिग्री सेल्सियस। अब ये ख्याल रखें, यहाँ पे सेल्सियस दिया हुआ है, इसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए हमेशा, हमें ऐसा यूनिट यूज करना है। फिर व्हाट इज द वेवलेंथ एट विच द पीक अकर्स इन द रेडिएशन, ठीक है, एमिटेड फ्रॉम योर स्किन। मतलब लैम्डा मैक्स हमें निकालना है, मसला नहीं, वो उसका फॉर्मूला हमें पता है, बी डिवाइड बाई टी, बी हमारा इसके बराबर है, ठीक है, 2.9 टाइम्स 10⁻³ ये हमने यहाँ पे प्लग इन कर लिया। और फिर क्या होता है, हमें टेम्परेचर को डालना है लेकिन केल्विन में कन्वर्ट करके, तो हम 273 से इसको ऐड कर लेंगे, 32 प्लस 273, तो उससे हमारा आंसर क्या आता है 305। और हमने 2.9 करके फिर हमारा आंसर यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 2.9 टाइम्स 10⁻³ को डिवाइड बाय 305 कर लिया, उससे हमारा आंसर आ गया अब 9.05 टाइम्स 10⁻5, और वही आंसर हमारे यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एन एफएम रेडियो ट्रांसमीटर, उसकी पावर आउटपुट कितनी हो गई, 100,000 वॉट्स हो गई, और वो किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई 94 टाइम्स 10⁻6 हर्ट्स, मतलब 94 मेगा हर्ट्स। अब कितने फोटॉन्स एक सेकंड में ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो ये हमें निकालना है। ये बहुत आसान है, हमें फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स एक सेकंड में कितने निकल रहे हैं, पावर को डिवाइड बाय एनर्जी करना है। पावर हमारी दी हुई है 100,000 वॉट्स, वो हो गया, हमने यहाँ पे डाल दिया। फिर एनर्जी, वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो हम निकालेंगे यहाँ से। देखिए हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी ये हो गई हमारी 94 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। और हमें पता है कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाय एफ, तो हमने एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे डाल दी और मेगाहर्ट्ज जितने फ्रीक्वेंसी दी हुई थी वो डाल दी, और इससे हमारा आंसर आ गया 1.61 टाइम्स 10⁻30 फोटॉन्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 1.61 टाइम्स 10⁻30 फोटॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है। और वही यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 4 पे, जो कि एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है और आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी। एक लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ इल्यूमिनेट्स अ मेटल एंड रिजेक्ट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये इतनी जो काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम है, 1.0 इलेक्ट्रॉन वॉल्ट्स, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। सेकेंड लाइट जो सोर्स है वो उसके ऊपर हम टॉर्च मारते हैं, मतलब लाइट सोर्स मारते हैं, डेट इज़ नॉट टॉर्च। वो क्या करती है, हाफ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट इजेक्ट्स फॉर टू इलेक्ट्रॉन। जो पहला वाला निकला था उसकी आधी वेवलेंथ का निकलता है, लेकिन उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम होती है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई वर्क फंक्शन क्या है उस मेटल का, हर मेटल का अपना स्पेसिफिक वर्क फंक्शन होता है, वो हमें कैलकुलेट करना है। और दो इक्वेशंस गिवन है, मतलब दो डेटा सेट गिवन है, तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनेगी और उसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे, एंड हम इजीली उनको सॉल्व करके हमारा वर्क फंक्शन आइसोलेट करके निकाल सकते हैं। सो चलते हैं, हमने जो चैप्टर्स के अंदर डेरिवेशन पढ़ी हैं, फार्मूले पढ़े हैं, उसमें से एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, जो आपका मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है के मैक्स, वो भाई किसके बराबर होती है, एच सी अपान लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। ये फार्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है, प्रॉपरली। के मैक्स इसके बराबर होती है। अब द थिंग इज डेट, आपके पास दो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज है, एक है के वन, जो कि आपको कितनी गिवन है भाई, आप डेटा भी तो बनाओगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब लैम्डा उसकी थी तकरीबन, आप लैम्डा ही सपोज कर लो जो भी है उस वक्त। तो एक है के टू, वो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कब, अगर इसकी जो लैम्डा लैम्डा के बराबर है, लैम्डा बराबर है लैम्डा नोट के, तो इसका जो लैम्डा है वो है 0.5 लैम्डा नोट के, आधा हो गया, ये बताई गई हमें बात। हमें वर्क फंक्शन मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क। तो ये दो इक्वेशंस हमें बनानी है यार। के वन की इक्वेशन आएगी, के वन इज इक्वल टू, के वन आई मीन के, अब आ जाओ, हमें दो इक्वेशंस बनानी है। वन इज इक्वल टू एस सी अपान लैम्डा नोट, क्योंकि हमने लैम्डा की जगह ये रख लिया, माइनस ये वर्क फंक्शन। अब हमें वर्क फंक्शन चाहिए, तो यार हम ना इसको तो रख रहे हैं, खैर दूसरी इक्वेशन है 4 इज इक्वल टू एस सी अपान 0.5 लैम्डा 1/2, जिसे हम कहते हैं 1/2 लैम्डा नोट, तो हम कर देंगे 2 एच सी अपान लैम्डा नोट। 0.5 था, हमने इसको ऊपर लेके चले गए, ठीक है, -5। अब इसको सॉल्व करवाने के लिए अब हम एक और चीज़ करते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं ना, नीचे वाली ऊपर वाली बराबर हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाली को। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ऊपर वाली को हम 2 से मल्टीप्लाई करके
माइनस करवा देते हैं। 2 इज इक्वल टू 2hc/λ0 माइनस 2 फाई। अब हम क्या करवा देते हैं यार, माइनस करवा देते हैं, यानी 2 में से इस 1 प्राइम को माइनस करवा देते हैं तो होगा क्या, ये माइनस और ये प्लस, नेगेटिव साइन करवा दी ना हमने। अब प्लस में से 2 फाइव में से ये एक फाइव गया तो 5 बच गया, ये 2 में से 2 गए, ये ख़त्म हो गए, 4 में से 2 गए तो बचे, यानी वर्क फंक्शन हमारे पास 2 के बराबर आ गया। तो वर्क फंक्शन हमारा किसके बराबर है, इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बुक के अंदर अगर हम चेक करें तो हमारी बुक के अंदर क्या आंसर आ रहा है, अगर हम हमारी बुक के अंदर चेक करें तो क्या आंसर आ रहा है, तो हमारी जो बुक के अंदर आंसर आ रहा है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के है। सो हमारा जो आंसर है वो सेटिस्फाइड है, तो ये है। फिर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या आता है कि a 430 नैनोमीटर वायलेट लाइट इज एन इंसिडेंट ऑन अ कैल्शियम फोटो इलेक्ट्रोड। मतलब एक वायलेट लाइट है हमारी 430 नैनोमीटर की, वो है ना लगती है कहाँ पे, हमारी कैल्शियम फोटो इलेक्ट्रोड पे, और वर्क फंक्शन उसका है 2.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब हमें एनर्जी निकालनी है इंसिडेंट फोटॉन्स की एंड साथ में मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें यहाँ पे वर्क फंक्शन का यूज़ किया हुआ है नाम, और साथ में किनेटिक एनर्जी भी यूज़ की हुई है। अब मतलब हमें पता है कि यार हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ अ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, जो हमने नोट्स में लिखा हुआ है। और साथ में अब ये देखिए वर्क फंक्शन आपका जो है वो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो अभी जो हम एनर्जी ऑफ अ फोटोन भी कैलकुलेट करेंगे उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो हमारा फॉर्मूला फिर एच सी डिवाइड बाई लैम्डा खाली नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना है, हम डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन भी करेंगे, और माइनस 2.71 इलेक्ट्रॉन। अब ये है ना वैल्यूज हमने यहाँ पे डाल दी। एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट आ गया, फिर उसके बाद हमारी स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे आ गई, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे वेवलेंथ आ गई जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई थी 430 नैनोमीटर, वो हमने यहाँ पे डाल दी। और फिर हमने इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक चार्ज का इलेक्ट्रॉन, ताकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाए। फिर हमारे पास ये आ जाता है 2.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये क्या है हमारी, ये हमारी एक फोटोन की एनर्जी, और वर्क फंक्शन हमारा 2.71 है, तो उससे फिर हमारे पास फाइनली आंसर किनेटिक एनर्जी का आ जाता है 0.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही है ना यहाँ पे लिखा हुआ है 2.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये क्या है, ये है हमारा एनर्जी ऑफ वन फोटोन, जो हमने इसको सॉल्व करके यहाँ पे निकाला, और ये हमारा हो गया 2.88, और उसको फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया वर्क फंक्शन से, तो हमारा आंसर यहाँ पे फिर 0.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ गया। अच्छा, अब न्यूमेरिकल 6 के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए देखें। अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की 8 टाइम्स 10 टू द 13 हर्ट्ज। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब यह है कि आप इस फ्रीक्वेंसी को, मतलब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है E इज इक्वल टू एच एफ। ठीक है, तो आप ये करोगे कि E इज इक्वल टू एच एफ करके जब आप एक एनर्जी निकालते हो, ठीक है, तो आपके पास ये E1 एनर्जी आएगी। ये कितनी एनर्जी है, ये मिनिमम एनर्जी है, ये आपकी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है जो आपको चाहिए ताकि वो हो सके फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लेकिन होता क्या है कि आप 8 टाइम्स 10 टू द 13 हर्ट्ज की जगह आप करते ही हो कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है 1.2 टाइम्स 10 टू द 14 हर्ट्ज। ठीक है, तो मतलब हमारी जो ई टोटल जो है, ठीक है, वो H मल्टीप्लाई बाय F2। ठीक है, F1 हमारी ये हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये F1 है और ये आपकी F2 है फ्रीक्वेंसी। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना 1.2 टाइम्स 10 टू द 14, ये है आपकी टोटल एनर्जी। और हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये पढ़ा था कि अगर आप एक्स्ट्रा एनर्जी लेते हो, मतलब ये तो आपकी मिनिमम एनर्जी है जिसमें से आप निकाल रहे हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप एनर्जी देते हो तो क्या होता है, वो वाली जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो आप करते ये हो कि ई टी आपकी काइनेटिक एनर्जी है, मैं के ई लिख लेता हूँ यहाँ पे, वो किसके बराबर है, वो है बराबर असल में ई टी माइनस ई ऑफ 1। ठीक है, E1 जो हमारी शुरू मिनिमम एनर्जी। और यही हमने पढ़ा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है ताकि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो सके, और फिर उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में।
ठीक है। और साथ में हमने किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी का भी एक फॉर्मूला पढ़ा था डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में, जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का था। ठीक है, अब के ई की जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं ईवी। ठीक है, और हमने आगे यहाँ पे अगर देखें स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है हमें 0.16। ठीक है, और हमें निकालना है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रॉम द डेटा। ठीक है, तो अब होता क्या है कि ईटी का हमें फॉर्मूला पता है एच मल्टीप्लाई बाय एफ टू माइनस एच मल्टीप्लाई बाय एफ वन, यहाँ पे कर लिया। अब एच हम है ना कॉमन आउट निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एच इज इक्वल टू ये ईवी यहाँ पे है। अब ई की वैल्यू हमें पता है 1.6 टाइम्स, ये है ना बाद में लिखते हैं, पहले एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, एफ टू माइनस एफ वन। ठीक है, और अब एच है, अब उसको हम उस साइड पर डिवाइड कर लेंगे, तो एच इज इक्वल टू ईवी डिवाइडेड बाय एफ टू माइनस एफ। अब हमें E की वैल्यू पता है, E हमारा किसके बराबर है, वो है 1.6 टाइम्स 10 टू द नेगेटिव 19। ये हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर मल्टीप्लाई बाय हमें किससे करना है, हमें मल्टीप्लाई बाय करना है वोल्टेज। वोल्टेज हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 0.16 वोल्ट। ठीक है, तो 0.16 हो गया। तो इसको डिवाइड बाय हमें किससे करना है, F2 माइनस F1, मतलब जितनी फ्रीक्वेंसीज का वो डिफरेंस था ना, वो करना है। क्यों कर रहे हैं, अगर आप लॉजिक भी लगाएं तो यार हम ये कर रहे हैं कि मिनिमम एनर्जी और टोटल एनर्जी का सब्ट्रैक्ट करके हम जितनी फ्रीक्वेंसी हमारी बच रही है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करें। वो कौन सी एनर्जी है, हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.2 टाइम्स 10 टू द 24 10 टू द 14। ठीक है, माइनस 8 टाइम्स 10 टू द 13। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.4 टाइम्स 10 टू द नेगेटिव 34। ठीक है, और हमारी असली वैल्यू क्या है, हमारी असली वैल्यू है 6.63 टाइम्स 10 टू द नेगेटिव 34। ठीक है, असली एच की वैल्यू ये है असली एक्सपेरिमेंट्स करके। ठीक है, अब ये हमें कह रहे हैं कि असली ये वाली वैल्यू निकालो। यहाँ पे आंसर्स गलत दिए हमें, तो इसका ख्याल रखिएगा। एस्टिमेटेड वैल्यू हमारी ये आ गई यहाँ पे। ठीक है, एच, इसको है ना मैं ये कर देता हूँ एच। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि एरर निकालो। एरर क्या है यार, एरर बहुत आसान है, सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला है 6.63 टाइम्स 10 टू द नेगेटिव 34 माइनस 6.4 टाइम्स 10 टू द नेगेटिव 34। ठीक है, इसको आप है ना यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके फिर डिवाइड बाय आप करोगे 6.63 टाइम्स 10 टू द नेगेटिव 34। इसको आप करोगे सब्ट्रैक्ट तो आपके पास आंसर आएगा लगभग 3.4% का है। तो आपका जो एरर है ना वो है 3.4%। ठीक है, तो हमारा आंसर इसके ये दो हो गए, एक आपकी ये एस्टिमेटेड वैल्यू आ रही है यहाँ पे ये वाली, और दूसरा फिर एरर इतना। ठीक है, और ये बाकी है ना कैलकुलेशन स्टेप्स है। ठीक है, ये हो गया। बात है हम न्यूमेरिकल 7 पे। न्यूमेरिकल 7 में देखें, हमें दिया हुआ है कि वर्क फंक्शन दिए हुए हैं इन सारे मेटल्स के यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे वर्क फंक्शंस हो गए, मतलब इतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये भी देखें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में इतनी हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए। तो क्या होगा फिर है ना, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगी। और अब करते ये हैं कि अब है ना इन्होंने ड्रॉप कर ली एक लाइट। ठीक है, और उसकी वेवलेंथ है इतनी नैनोमीटर में। ठीक है, अब हमें निकालना है कि यार कितनों में ये एनर्जी, सबसे पहले ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होती है नहीं, तो सबसे पहले तो हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, इसकी एनर्जी कितनी है, और वो भी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में करनी है, जूल्स में नहीं करनी। तो हम करेंगे ये, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। लेकिन ये जो आंसर हमें देगा ना, ये हमें आंसर देगा जूल्स में, लेकिन हमें जूल्स में नहीं चाहिए, हमें चाहिए आंसर किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको डिवाइडेड बाय ईबी कर लोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे साथ में ईबी लिख लोगे, तो ये हो जाएगा फिर आपका एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा और E। ठीक है, ई से इसलिए डिवाइड किया ताकि हमारे पास आंसर जो है वो जूल्स में। ठीक है, और अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखें, सबसे पहले अगर हम लिखते हैं तो h की वैल्यू तो 6.63 टाइम्स 10 टू द नेगेटिव 34, ये पहला हो गया। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट, वो हमें पता है 3 टाइम्स 10 टू द पावर 8 के बराबर है। फिर डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा आपका क्या है, अभी हमने यहाँ पे लिखा था, वो है 300 नैनोमीटर। 300 नैनोमीटर। ठीक है, 300 टाइम्स 10 टू द पावर -9। ठीक है,
और फिर मल्टीप्लाई बाय 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 जो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है इसका 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मतलब ये जो आपका एनर्जी है ना जो प्रोवाइड कर रही है ये लाइट, ठीक है, मिनिमम एनर्जी जितनी ये एनर्जी जो प्रोवाइड कर रही है वो है 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब हम यहाँ पे आते हैं, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में ये पढ़ा है कि कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, इतनी एनर्जी कम से कम होनी चाहिए। अब वेवलेंथ जो है आपकी जो फॉल कर रही है उसकी वेवलेंथ की वैल्यू वो एनर्जी कितनी प्रोवाइड कर रही है 4.14। मतलब अगर हम एग्जांपल लेते हैं पहले वाले की लिथियम, लिथियम का क्या है कि यार आपको कम से कम 2.4 देनी है एनर्जी, लेकिन हमारे पास 4.14 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सही है और ये है ना मतलब लिथियम में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद तो लिथियम में हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि यार ये 4.14 से कम है, ठीक है, इसलिए क्योंकि एक एक्स्ट्रा एनर्जी है हमारे पास। Na में सोडियम में क्या है, सोडियम में भी 2.3 है और वो 4.14 है और ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो जो वैल्यूज आपकी 4.14 से कम है सिर्फ उनको हम एक्सेप्ट करेंगे, वो इसलिए क्योंकि उसमें ना फिर एक्स्ट्रा एनर्जी है। तो वो लिथियम हो गया आपका, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। लेकिन कॉपर, अब देखें 4.8 कम से कम एनर्जी चाहिए, हम दे रहे हैं कितने 4.14, तो मुझे पता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कैसे होगी, नहीं हो पाएगी ना, इसलिए ठीक है। तो ये है ना सारे आंसर यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि ये 4.14 से बड़े हैं, जो छोटे वाले हैं ना ये वही सिर्फ होंगे, ठीक है। एक ये रहा, तो आपके ये 4 मेटल्स हैं जिनमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगी, ठीक है। नंबर ऑफ मेटल्स 4 हो गए। फिर आते हैं क्वेश्चन 8 पे। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है कि यार वापसी कॉम्पटन इफेक्ट हो रहा है। उसमें क्या है कि एक्सरेज जो है उनकी एनर्जी 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और वो है ना कॉम्पटन इफेक्ट उनके ऊपर किया जा रहा है। अब जो स्कैटर्ड एक्सरेज हैं उनकी एंगल क्या है 30 डिग्री, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, कॉम्पटन शिफ्ट निकालना है एंगल का, ठीक है। और एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड एक्सरेज एंड एनर्जी ऑफ द रिकॉलिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब लॉस्ट एनर्जी, ठीक है। होता क्या है कॉम्पटन इफेक्ट में कि ये रही आपकी, मतलब समझे एक जगह पे ये आपके आ गए इलेक्ट्रॉन्स, होता क्या है इनकी एनर्जी कितनी है 300 के ईवी। होता क्या है कि इनको है ना फिर ये रिफ्लेक्ट होती है सर्टेन एंगल से, तो होता क्या है इनकी एनर्जी लॉस हो जाती है, उसे हम कहते हैं एक्स, ठीक है, कितनी हो गई। और यहाँ पे ना सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस्ट एनर्जी है, वो लॉस्ट एनर्जी कितनी है वो अभी हम निकालते हैं। देखें हमें दिया हुआ है कि हमें निकालना है नेगेटिव डेल्टा लैम्प, ठीक है, चेंज इन लैम्डा। सबसे पहले तो ये निकालना है वो कितना हुआ है। अब इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कॉम्पटन इफेक्ट में, ये वाला 2.426 टाइम्स 10⁻12 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा, जिसमें हमारा थीटा यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री है, ठीक है, ये हमें निकालना है। सो ये हो गया हमारा 2.426 टाइम्स 10⁻12 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस ऑफ 30। कॉस ऑफ 30 हमारा लगभग होता है √3/2 के बराबर। तो ये सब करके हमारे पास आंसर आएगा 0.35 टाइम्स 10⁻12 मीटर, जो है आपका बेसिकली 0.35 पिकोमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ रहा है डेल्टा लैम्डा का, मतलब इतनी हमारी वेवलेंथ बढ़ रही है, कॉम्पटन इफेक्ट में हमारी वेवलेंथ बढ़ जाती है, इतनी वेवलेंथ हमारी बढ़ रही है। अब हमें पता है कि हमारी इतनी वेवलेंथ है वो बढ़ जाती है, जितनी हमारी बढ़ती है उतनी हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है, और हमें पता है कि लॉस्ट एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ई, वो है hc अपॉन लैम्डा के बराबर, ठीक है। तो अब h और c का तो हमें पता है कि 6.63 टाइम्स 10⁻30 की वैल्यू हमारी हो गई 6.63 टाइम्स 10⁻34, और स्पीड ऑफ लाइट हमारी है 3 टाइम्स 10⁸, ठीक। और डिवाइडेड बाय हमें लैम्डा करना है। अब हमारी लैम्डा जो अभी निकली थी वो है 0.35 टाइम्स 10⁻12, ठीक है, ये हो गया। अब इसको डिवाइड बाय हमें साथ में अब ये देखें
यहाँ पे जो हमें एनर्जी दी हुई है सवाल में वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो अभी हमें इसको वापसी मल्टीप्लाई बाय 1.6 टाइम्स 10⁻19 करना पड़ेगा ताकि हमारी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ सके, जूल्स में नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, ये जूल्स नहीं होगा, ये फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, ये जब हम करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 22,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इतने हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेप था ना, यहाँ पे हमारी लॉस्ट एनर्जी कितनी हो गई, 22,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो मतलब हमारे पास जो बची हुई एनर्जी कितनी है जो वापसी वहां पे जा रही है, वो हो गई 300 माइनस 22, मतलब 278,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये हमारी हो गई एनर्जी। और ये हमें कैसे पता चला कि ये होगा, देखें कॉम्पटेंट फैक्ट हमने पढ़ा था कि स्कैटर्ड लाइट है, उसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा बड़ी होती है और इंसिडेंट लाइट से वेवलेंथ बड़ी हो गई तो लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी क्यों होता है, क्योंकि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, उसकी वजह से। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर 278,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हो गया और ये इसकी पूरी कैलकुलेशन होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इधर ये कह रहा है कि एक फोटोन है, ठीक है, और उसकी वेवलेंथ है इतनी 6 टाइम्स 10⁻12। वो कोलाइड करता है एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो अगर हम सेटअप बनाते हैं हल्का सा, तो समझे ये आपका यहाँ पे आ गया। सबसे पहले समझे यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, होता है क्या है, फोटोन ऐसे ही होता है और एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही लगता है एंड देन यहाँ से फिर डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले एक तो यहाँ पे क्या कहते हैं, एक एंगल होगा और ये हमें बताया गया है साथ में कि एंगल हमें निकालना है, वो क्वेश्चन में बाद में लिखा हुआ है पार्ट 2 में। लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें हमें जाननी है। ठीक है, एंगल यहाँ पर समझे एक होगा टी। ठीक है, क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें ये बोला गया कि ये जो फोटोन है, फोटोन की जो वेवलेंथ है वो इतनी है 6 टाइम्स 10⁻12। मतलब ये है इसकी 6 टाइम्स 10⁻12 मीटर्स, मतलब ऑलमोस्ट 6 पिकोमीटर। ये इसकी है ना वेवलेंथ हो गई। ठीक है, अब होता क्या है कि इस कोलिजन के बाद होता है क्या है कि चेंज आता है, वेवलेंथ कितनी बढ़ जाती है। जो फाइनल लैम्डा होता है, ठीक है, लैम्डा एफ, वो किसके बराबर होता है, शुरू वाली, ठीक है, 6.0 टाइम्स 10⁻12। लेकिन साथ में ऐड करना है, चेंज कितना आया है यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर द कोलिजन द फोटोन वेवलेंथ इज फाउंड टू हैव बीन चेंज्ड बाय एग्जैक्टली 1। अब चेंज मतलब बढ़ेगा, क्योंकि कॉम्पटेंट इफेक्ट हमने पढ़ा हुआ है कि बढ़ती है। ठीक है, एग्जैक्टली 1 क्या, यहाँ पे टाइपो एरर है, लेकिन 1 कॉम्पटेंट वेवलेंथ। ठीक है, एक कॉम्पटेंट वेवलेंथ से बड़ी है और एक कॉम्पटेंट वेवलेंथ कितने के बराबर है, 2.43 टाइम्स 10⁻12 मीटर्स। ठीक है, तो इसमें हम 2.43 टाइम्स 10⁻12 ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इनको ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर लिख लेता हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। तो 8.43 हो जाएगा यहाँ पे और हम लिखेंगे 8.43 टाइम्स 10⁻12। ये हमारी लैम्डा होगी, ये हमारी वेवलेंथ होगी बाद वाली। ठीक है, ये हमारी स्टार्टिंग वाली लैम्डा हो गई। ठीक है, हमारी वेवलेंथ शुरू में इतनी थी 6 टाइम्स 10⁻12 और बाद में 8.43 टाइम्स 10⁻12 मीटर हो जाती है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला सवाल पार्ट ए ये कह रहा है, पार्ट 1 के व्हाट इज द फोटॉन्स वेवलेंथ आफ्टर कोलिजन। तो देखें चेंज कितना आया है, 2.43 टाइम्स 10⁻12। ठीक है, और उसको है ना हमें ऐड करना है, तो 6 में ऐड करेंगे तो ये हमारी है ना वही आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये हमारा पार्ट ए हो गया। फिर पार्ट बी में क्या है, थ्रू व्हाट एंगल हैज बीन डिफ्लेक्टेड इन दिस कोलिजन। एंगल निकालना है। अब एंगल का हमें पता है यार कि हमें एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने कॉम्पटेंट इफेक्ट का, और वो भी नोट्स में इतनी दफा हमने पढ़ा है। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2.426 टाइम्स 10⁻12। इसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे आप 1 माइनस कॉस थीटा। और ये हमें कह रहा है यार यहाँ पे थीटा ही निकालो, आपका कॉस ये जो थीटा है ना वो निकालना है। अब ये हमें पता है 2.43 के बराबर है। ठीक है, ये हो गया 2.43 टाइम्स 10⁻12। ये हमें दिया हुआ है कि चेंज इन वेवलेंथ है, ये किसके बराबर है,
2.426, अब आप देख रहे हैं 2.426 और 2.43 एक ही बराबर है। आप राउंड करके इसको 2.43 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप पहले 2.426 भी लिख लें, आपका आंसर आएगा 1.001 ऐसे कुछ आएगा लगभग। ठीक है, तो मैं राउंड करके ही लिख रहा हूँ, राउंड अप करके, इतना कोई मसला नहीं होता। 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होता है कि ये दोनों है ना कैंसिल होके ऑलमोस्ट 1 के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे क्या हो गए, डिवाइड हो गए। इस साइड पे आप लेके जाके आप है ना इसको डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल मैथ का लॉ है, और ये हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो हमारे पास 1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इतना। कॉस थीटा के लिए हम सॉल्व करते हैं, तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे मैं ये बना लेता हूँ। ठीक है, फिर आप थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0 लेंगे। कॉस इनवर्स ऑफ 0 का आंसर क्या होता है, 90 डिग्री। तो हमारे पास जो अब आंसर आता है वो 90 डिग्री आता है। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन के स्टेप्स ये हो गए कि हमने फॉर्मूला लिया, और कौन सा वाला फॉर्मूला लिया जो हमने नोट्स में लिखा था इधर, ये वाला। और फिर हमने इसको सॉल्व किया कि यार डेल्टा लैम्डा में दिया हुआ है, ये वैल्यू हमें पता है, और 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा में निकालना है, सब्ट्रैक्शन की, और फिर कॉस इनवर्स ले लिया, इतना आसान है बस। ठीक है, तो इसका आंसर फिर 90 डिग्री हो गया पार्ट 2 का। फिर पार्ट 3 में व्हाट इज द एंगल फॉर द इलेक्ट्रॉन आफ्टर द कोलिशन, मतलब ये पूछ रहा है कि इसका तो हमें एंगल पता चल गया, थीटा यहाँ पे 90 है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन वाले का कितना एंगल होगा यहाँ पे, तो अब सवाल में ये है कि देखिए इंसिडेंट एंगल हमारी यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, हमें पता है कि ये वाली जो इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, डायग्राम में मैंने सही तरीके से नहीं बनाई हुई, ठीक है, लेकिन 90 डिग्री है। अब हमें ये लॉ पता है, ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि हमारी जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो हमेशा इंसिडेंट एंगल जितनी या फिर उससे कम की होगी, तो उसकी वजह से क्योंकि हमारी इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री है, हमारी रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री से कम ही होगी। ठीक है, और यही हमारा आंसर आता है कि हमारी जो एंगल ऑफ वो जो इलेक्ट्रॉन आफ्टर ये है, तो हमेशा उससे कम की होगी। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आफ्टर कोलिशन, मतलब अब यहाँ पे ये फोटोन था, ये यहाँ पे कोलाइड करके यहाँ पे फिर है ना ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है। वो एनर्जी कहाँ आती है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास आ जाती है, और वही है ना एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे हम, देखें शुरू में हमारी एनर्जी कितनी थी वो कैलकुलेट करेंगे, और आखिर में हमारी कितनी एनर्जी थी वो कैलकुलेट करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे हमें पता चलेगा यार हमारी इतनी एनर्जी लॉस्ट हुई है। ठीक है, और इसके फॉर्मूला हमने लिखे थे, तो फॉर्मूला क्या है, एनर्जी हमारी है E इज इक्वल टू एच सी लैम्डा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है एनर्जी की। ठीक है, लेकिन हमें लॉस्ट एनर्जी बतानी है। ठीक है, लॉस्ट एनर्जी मतलब वही वाली जो उसने गेन की है। तो शुरू में हमारी इतनी थी, ठीक है, एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा एस, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट हमें करना है कि हमारी आखिर में कितनी एनर्जी होती है, लैम्डा एफ। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे सॉल्व, ठीक है, एच और सी की हमें वैल्यूज पता है। ठीक है, तो एच सी यहाँ पे हमने कॉमन आउट निकाल लिया 1 ओवर, अब लैम्डा हमारी शुरू में वैल्यू कितनी थी, इतनी थी 6.0 टाइम्स 10 टू द नेगेटिव 12। ठीक है, ये हो गया। फिर -1 ओवर लैम्डा एफ, मतलब फाइनल हमारी लैम्डा कितनी थी, वो हमारी थी 8.43 टाइम्स 10 टू द नेगेटिव 12। इससे क्या होता है, हमारी एनर्जी निकल जाती है। कौन सी एनर्जी निकल जाती है, हमारी लॉस्ट एनर्जी। ठीक है, इसका आंसर फिर आता है, इसका आंसर आता है 59,100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फिर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें कह रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें निकालनी है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो अब करते ही हैं कि अब ये है ना ध्यान से हमें सुनना है, क्योंकि ये है ना ज़रूरी है। कैसे, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला आता है हमारे बोर मॉडल से, वो ये है कि यार हमारी जो लैम्डा है, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो किसके बराबर है, 2 पाई RN। ठीक है, जिधर हमारा n है वो 1 है। 1 क्यों है हमारा, वो इसलिए है क्योंकि हमने लिया हुआ है यहाँ पे
ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ग्राउंड स्टेट उसकी कब होती है, जब आपकी n इज इक्वल टू 1 होगी। ग्राउंड स्टेट मतलब यह है कि हाइड्रोजन में एक ही शेल होती है, उसकी वजह से वही हमारा ग्राउंड स्टेट है, क्योंकि एक ही शेल है। अब क्योंकि एक ही शेल है तो हम पहली वाली जो शेल है उसका रेडियस लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2πn a टाइम्स ए नॉट। ठीक है, ये हमारा ए नॉट। अब ए नॉट क्या है, ये हमारा बोहर का रेडियस है। ठीक है, ए नॉट इज इक्वल टू 0.529 ए, और ये यहाँ पे ऐसे ही सर्कल। ठीक है, ये इसके बराबर है और ये हमें निकालना है। ठीक है, अब ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2π मल्टीप्लाई बाय n हमारा 1 के बराबर है, फिर ये मल्टीप्लाई बाय 0.529 ए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है आंसर। अच्छा, ये ए ऐसे ही यहाँ पे सर्कल आएगा वैसे जैसे यहाँ पे बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा, ये एम्पेयर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आता है 3.324 ए। ठीक है, ऐसे ही है, इसका ये आंसर है और ये इसकी है ना फॉर्मूला है और वर्किंग है। ठीक है, इसका ख्याल रखना है आपने, क्योंकि ये एक नया फॉर्मूला है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इसमें ये कह रहा है कि हमें अनसर्टेनिटी निकालनी है। ठीक है, मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द पोजीशंस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इफ देयर स्पीड्स आर नोन विद द प्रिसिजन ऑफ दिस, मतलब ये हमारी स्पीड है। ठीक है, और अब इसके अलावा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और पोलिंग पोल इनकी ना अनसर्टेनिटी निकालो। कौन सी? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था। वो क्या था फॉर्मूला? वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि डेल्टा एक्स multiplied by delta p is supposed to be greater than equal to h upon 4 pi, which is also equal to ये h not divided by। ठीक है, तो हम करेंगे ये कि हम सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे कि डेल्टा x, ठीक है, डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय डेल्टा p, और डेल्टा p जो है ये चेंज इन मोमेंटम है, v इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, अब हम डेल्टा पी ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे v है ना वो चेंज होगा क्योंकि स्पीड है ना चेंज हो रही है। ठीक है, m डेल्टा v हम लेंगे, तो हम ये है ना इसकी जगह यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ऊपर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय डेल्टा v, और साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय m। ये किसके बराबर होना चाहिए? h नॉट अपॉन 2। ठीक है, ये आप उस साइड पे डिवाइड कर लो तो डेल्टा x जो आपका है वो किसके बराबर है असल में? h नॉट अपॉन 2 मास से मल्टीप्लाई करो और डेल्टा वी चेंज इन वी। ठीक है, और अब होता क्या है कि ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। अब इस फॉर्मूला को यूज करके हमें सारी ये वैल्यूज हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये कैसे, और ये हमने कैसे किया डिराइव? ये हमने इससे किया था जो हमने नोट्स में लिखा था कि डेल्टा पी को बस हमने डेल्टा एम, बस हमने ये किया कि हमने डेल्टा पी को एम मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी लिख लिया। ठीक है, और एच अपॉन 4 पाई लिख लें या फिर ये लिख लें एच नॉट अपॉन 2। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये सॉल्व करते हैं तो होता क्या है हमारे पास, होता क्या है, अब यहाँ पे है ना हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़। ठीक है, कौन सी वैल्यूज़ करेंगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो 9.11 टाइम्स 10⁻31। फिर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी, वो हमें दिया हुआ है इधर क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है? ये रहा 1 टाइम्स 10⁻3। ये आपका है ना चेंज इन वी है, तो 1 टाइम्स 10⁻3, और ये हमारा जो है वैल्यू, ये है हमारा 6 पॉइंट, हमारी ये वाली वैल्यू है 1.055 टाइम्स 10⁻34 के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है ना हमें अनसर्टेनिटी वाला आंसर मिल जाता है फॉर पार्ट 1 जब इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन थी। अब उसके बाद हमें बोला हुआ है क्वेश्चन में कि निकालो बॉल ऑफ मास 6 kg। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का हमने कर लिया यार, इसका हमारे पास आंसर था पार्ट का पहले वाले का 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेकंड का निकालना है। ठीक है, अब इसमें है ना एमसीक्यू ये गलत है ना, आंसर दिया हुआ है 5.8 तो सही है, लेकिन ये वाला जो आंसर है ना पार्ट 2 का ये गलत है। कैसे? अभी सॉल्व करते हैं। वही सेम फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, बस अब m की जगह है ना हम मास डालेंगे 6, क्योंकि हमें दिया हुआ है बॉल का मास। ठीक है, 6। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई हम वही सेम अनसर्टेनिटी है उससे करेंगे। ठीक है, फिर इसको हम ना सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आता है वो है
8.8 टाइम्स 10⁻32, ये हमारा आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे इस वाले का। तो यहाँ पे 5.8 सेंटीमीटर की जगह 8.8 टाइम्स 10⁻32 मीटर, ये हमारे पार्ट 2 का आंसर है। और उसकी वर्किंग क्या है, हमने बस फॉर्मूला डिराइव कर लिया था ये वाला। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिए थे। पी की जगह हमने डेल्टा पी की जगह हमने डाल दिया एम मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी, और फिर ये हमने उस साइड पे डिवाइड कर लिया। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इसमें बस वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करनी थी मास की, क्योंकि ये एच नॉट और डेल्टा वी तो कांस्टेंट है, ये तो हमें दिए हुए हैं। ठीक है, बस बाकी मास चेंज करना था और उससे हमारे पास आंसर आ गया। तो इससे हमारे न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए यार, जल्दी व्हाट्सएप पे आ जाओ, ये नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको लेक्चर के नोट्स चाहिए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, बिला बिला दूसरे जो आपके टॉपिक्स हैं प्यारे से, उनके नोट्स चाहिए, वो बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है। बट क्वेश्चन आंसर्स, न्यूमेरिकल्स, जो काम की चीज़ें, वो पेड है, बहुत ज़्यादा कम्फी है। एंड उसके अलावा एम के डी की बैचेस चल रही हैं, आप फिज़िक्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। हमारी बेहतरीन फैकल्टी आपको पढ़ा रही है फिज़िक्स का ट्यूशन, बहुत ज़्यादा कम्फी रखी हुई है आपके लिए। फिज़िक्स का ट्यूशन पढ़ोगे, आपका टेस्ट लिया जाएगा, असाइनमेंट दी जाएंगी, इंटर का साल है, आखिरी साल है, अपना तबाह नहीं करो। देखिए, मोबाइल आप उठाते हैं यूट्यूब के लिए, तो उठाने के लिए पढ़ते हैं ना, आपका कंसिस्टेंसी नहीं होती। 2 दिन बंदा पढ़ता है और देन हफ्ता छूट गया, 10 दिन छूट गया, फिर एक दिन पढ़ा, महीना छूट गया, 15 दिन छूट गया, तो टाइम वेस्ट होता है। जब क्लास आपकी जूम पे ली जाएगी ऑनलाइन, यार आप पाबंद होगी, ये मुझे 7 से 8, 6 से 7 या 8 से 9 मुझे पढ़ना है, तो मुझे क्लास लेनी है सर की, तो हमारा डेली खुद ब खुद काम कवर अप होगा और इंशाल्लाह ताला अच्छे अंदाज से ये बुक कवर अप हो जाएगी। अगर आपको रजिस्टर होना है तो आप रजिस्टर हो सकते हैं बिल्कुल, एंड इस नंबर पे कांटेक्ट करके इजीली। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।